हेलो स्टूडेंट्स, एसकेवी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कैलकुलस का लेक्चर 8 होना है। लेक्चर 7 तक हो चुका है ऑब्वियसली। और इस वीडियो को आप प्लीज़, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ कैलकुलस का एप्लीकेशन बताया था। अच्छा, हम मैं ये भी बता दूँ, मतलब स्पष्ट कर दूँ, पहले ये कर देना चाहिए कि ये जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं कैलकुलस के, ये हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि फिज़िक्स में कैलकुलस का एप्लीकेशन कैसे होता है। और ये जो लेक्चर्स हैं वो उन सभी बच्चों के लिए हैं जो कि जेई की और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ख़ास तौर से नीट के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको मैथ्स, बहुत से बच्चे जो नीट को एस्पायर करते हैं, उन लोगों के पास मैथ्स एज ए सब्जेक्ट नहीं होता, तो ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए है। और क्लास 11th वाले सारे बच्चों के लिए है। और इवन इफ आपने क्लास 11th कर भी लिया है, 12th भी कर लिया है, तो भी आपको इससे लाभ मिलेगा। तो कह सकते हो कि सभी लोगों के लिए, जो भी नीट की और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज कैलकुलस लेक्चर 8। पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी, जिसमें हम लोगों ने कैलकुलस का एप्लीकेशन डिस्कस किया था। जैसे ये प्रॉब्लम थी जिसमें फार्म लैंड की प्रॉब्लम थी, जिसमें हमको एक फार्म खरीदना था और हम उस फार्म लैंड का मैक्सिमम एरिया निकालना चाह रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा वही इंटेंशन होगा। और फिर हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस करी थी जिसमें हमारा इंटेंशन था प्रोजेक्टाइल की रेंज को मैक्सिमाइज करना। तो हम जानना चाह रहे थे कि किस एंगल थीटा पे हम प्रोजेक्टाइल को फेंकें, भाले को फेंकें, कि रेंज मैक्सिमम हो जाए, ये लेंथ मैक्सिमम हो जाए। उसके बाद एक ये प्रॉब्लम ली थी, बहुत दिलचस्प प्रॉब्लम है, कि हम यहाँ पे एक कंटेनर था, उसमें पानी भरा था, तो किस हाइट पे हम एक होल करें कि जब ये पानी यहाँ से ऐसे गिरे तो ये डिस्टेंस x मैक्सिमम हो। तो ये सारी जो दिलचस्प प्रॉब्लम है, ये तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी और ये फिजिक्स ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स थी। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हमने लेक्चर 7 में डिस्कस कर ली थी, तो अगर आप चाहें तो लेक्चर 7 देख सकते हैं, पिछला लेक्चर देख सकते हैं। आज हम फोर्थ प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फोर्थ प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक, इमेजिन करिए एक ट्रायंगल है और ये लंबाई a है, इस साइड की लंबाई a है, इस साइड की लंबाई b है, और ये एंगल थीटा है। मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में a और b दिया हुआ है। और पिछली बार मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, जैसे उन्होंने गिवन a एंड b कहा है, तो a और b दिया हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि a और b कांस्टेंट है, गिवन है, मतलब उनके साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो फिक्स है। तो एक ट्रायंगल है, इमेजिन करिए एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड की लंबाई a है, दूसरे साइड की लंबाई b है, और हम जानना चाहते हैं कि दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल थीटा कितना होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो। तो हमारा इंटेंशन क्या है, ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम पहले ये देखते हैं कि इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी। ये हाइट h है, ये वाली हाइट h कितनी होगी। तो अगर इस ट्रायंगल में आप देखो तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h बाई a। तो यहाँ से आ गया h इक्वल टू a साइन थीटा, मतलब ट्रायंगल की हाइट आ गई। और ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया को मान लीजिए मैं a से डिनोट करता हूँ, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ b इंटू h, ये एरिया का फॉर्मूला लिख दिया। तो इसके हिसाब से आ गया हाफ b, h की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा, यहाँ डाल दीजिए। तो एरिया आ गया 1/2 AB साइन थीटा, ये एरिया आ गया।
हमारा उद्देश्य ये है कि हम जानना चाहते हैं कि थीटा की क्या वैल्यू हो कि ये एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो एरिया है हाफ ए बी साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे डी ए बाई डी थीटा। ए को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, क्योंकि पहले मैंने बताया कि ए और बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ए और बी तो कांस्टेंट है, 2 नंबर है वो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा। और साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा कॉस थीटा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फॉर मैक्सिमा, हम मैक्सिमा करना चाहते हैं, एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या होगा, डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू 0 होगा। यानी हमने इसको 0 कर दिया। डी ए बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ रख दें, ए बी बाई 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगला स्टेप ये हो सकता है कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग पाई बाई 2 रेडियंस भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे हमने गैस किया था कि मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। डी ए बाई डी थीटा 0 जब होगा मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कहाँ पे होगा, या तो फंक्शन मैक्सिमम हो, वहाँ पे मैक्सिमा हो, मैक्सिमा होगा तो टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, डी ए बाई डी थीटा 0 होगा। लेकिन अगर मिनिमा होगा तो भी तो डी ए बाई डी थीटा 0 हो सकता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो सकता है। तो वी आर नॉट श्योर कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। श्योर होने के लिए हम क्या करेंगे, श्योर होने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब डी ए बाई डी थीटा ये आ रहा था, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में मैक्सिमा है कि नहीं। यहाँ तो हमने कहा, मतलब हमने सोचा कि क्या पता मैक्सिमा हो, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है, पाई बाई 2 रेडियंस आ रहा है। अब सेकंड डेरिवेटिव पे जाते हैं। सेकंड डेरिवेटिव मतलब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा। तो एक बार और करिए, मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकालिए डी टू ए बाई डी थीटा स्क्वायर, कांस्टेंट वैसे ही रह जाएगा। और कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो आएगा माइनस साइन थीटा। माइनस पहले ले लेते हैं, ये आ रहा है, तो ये आ गया माइनस ए बाई 2 साइन थीटा। थीटा हमारा कितना आ रहा था, पाई बाई 2 रेडियंस या 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो कितना आ गया, माइनस ए बी बाई 2। नेगेटिव आ गया, मतलब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, मैं पहले बता चुका हूँ। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब फंक्शन का प्रोफाइल ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, पानी फेंकेगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो इसका मतलब हम निश्चिंत हैं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे मैक्सिमा होगा। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तभी ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम हो सकता है। तो मतलब ये ट्राइंगल कुछ ऐसे बनेगा, ए बी और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो हमने क्या प्रूव किया कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा तभी ये एरिया मैक्सिमम होगा, और बाकी कोई भी एंगल यहाँ पे ले लो तो एरिया उससे कम ही आएगा। तो ये देखिए, ये आपने कैलकुलस की पावर को देखा था, अभी देखा। अब सोचिए कितनी ज़बरदस्त पावर है कि मतलब ये बता दे रहा है कि जब ये 90 डिग्री होगा तभी ये एरिया मैक्सिमम होगा, बाकी और भी कोई भी एंगल ले ले तो एरिया कम ही आएगा। अच्छा चलिए, अब यहाँ तक हमने देखा। अब हम एक बहुत दिलचस्प प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं जिससे आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है, क्योंकि वो फिजिक्स ओरिएंटेड प्रॉब्लम ज़्यादा है कुछ, तो फिजिक्स का इंटरेस्ट आपको बनेगा उससे। तो जैसे चलते हैं, हम आपने क्लास
9th में या 10th में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट में आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है? रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है? अगर कोई मिरर है, उसके ऊपर एक रे आ रही है लाइट की, ये लाइट रे है, और ये मिरर है, मिरर पे ये नॉर्मल है। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल का मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये नॉर्मल कहलाता है। ये जो डॉटेड लाइन है इसको कहते हैं नॉर्मल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो एंगल, ये जो एंगल होगा ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि आई इक्वल टू आर होगा, मतलब दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो अगर हम इसमें कैलकुलस की थ्योरी लगाएं, जो थ्योरी हमने कैलकुलस की अभी तक पढ़ी है, अगर उसको यूज़ करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, आई इक्वल टू आर भी प्रूव कर सकते हैं। तो बस हमको कैलकुलस की मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी लगानी होगी। ये थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी फिजिक्स भी जाननी होगी, तो मैं अभी उसको अभी आपको समझाता हूँ। और हो सकता है ये इतनी दिलचस्प प्रॉब्लम है कि इसको देखने के बाद आप लोग का इंटरेस्ट भी बढ़ जाए फिजिक्स में। तो फिजिक्स बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है। देखिए इंटरेस्ट कैसे बढ़ सकता है, अभी देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। चलिए इसको हम डिराइव करने का प्रयास करते हैं कैलकुलस की हेल्प से। मान लीजिए लाइट यहाँ से आ रही है, पॉइंट ए से चल रही है, पॉइंट 1 से चल रही है, मान लीजिए लाइट, इस पॉइंट का नाम देता हूँ पॉइंट 1। यहाँ से लाइट चल रही है और पॉइंट 2 तक पहुँच रही है। पॉइंट 1 से चल के मिरर पे आ रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट होके पॉइंट 2 पे पहुँच रही है। ये हाइट ए है, ये हाइट बी है, और ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की ये डी है। मतलब दो पॉइंट्स हैं 1 और 2। लाइट को पॉइंट 1 से चल के पॉइंट 2 तक पहुँचना है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पहुँचना है। तो लाइट बहुत सारे रास्तों से जा सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे इनफाइनाइट रास्ते हैं। 1 से चल के 2 पे पहुँचना है तो लाइट ऐसे भी जा सकती है, ऐसे 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 भी जा सकती है, आगे हिट करके ऐसे भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ पे टकराए मिरर पे और रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा सकती है। तो बहुत सारे रास्ते हैं, 1 से 2 तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें से मैंने एक रास्ता चुन लिया। ये एंगल जो होगा ये नॉर्मल है, ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई है, ये आर है। हम जानना चाहते हैं आई और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हमने टाइम निकाला। टाइम मतलब जैसे मान लेते हैं ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये पूरा d है, ये x माना, तो ये कितना होगा, d माइनस एक्स होगा। ये वाला d माइनस एक्स होगा। इस ट्राइंगल में आप देखिए ये 90 डिग्री है, ये a है, ये x है, तो ये तिरछी लंबाई कितनी होगी, ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो तिरछी लंबाई है पाइथागोरस थ्योरम से निकाली, तिरछी लंबाई होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय है। तो ये लेंथ आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये d माइनस एक्स है और ये b है, तो ये लंबाई कितनी होगी, अंडर रूट d माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में लाइट को कितना टाइम लगेगा। मान लो टाइम टी लग रहा है, मान के चल रहे हैं लाइट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, और लाइट की जो स्पीड है वो c है। वैक्यूम में लाइट की ये स्पीड होती है c, इसकी वैल्यू होती है करीब करीब 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो हमें मालूम है एक फार्मूला है टाइम का, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम, जो टाइम लगेगा लाइट को यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में, वो होगा ये पूरा डिस्टेंस जो लाइट चल रही है डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना चल रही है, √a² + x² प्लस √d - x² प्लस b²। ये डिस्टेंस चल रही है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम, लाइट को इतना टाइम लगेगा 0.1 से 0.2 तक पहुंचने में। तो एक प्रिंसिपल है फिजिक्स में, एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं फर्मैट्स प्रिंसिपल। तो जैसे मान लीजिए t वर्सेस x मैंने ग्राफ बनाया, कोई ग्राफ बनाना भी हम जानते हैं, मान लीजिए ग्राफ बनाया, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है जैसे लाइट को दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में मूव करना था, बहुत सारे रास्ते हैं 1 से 2 तक जाने के, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो कहता है कि ये प्रिंसिपल कहता है कि उन सारे रास्तों में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत दिलचस्प है, उन सारे रास्तों में लाइट वो रास्ता चुनेगी, लाइट चुनेगी कि उसे कौन से रास्ते से जाना है। तो इन सारे रास्तों में लाइट वो रास्ता चुनेगी जिस रास्ते से जाने में वो जो टाइम ले रही है, वो टाइम अपने आसपास के रास्तों से या तो ज़्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा। इसको कहते हैं क्या होगा, एक्सट्रीमम होगा। ये फर्मैट्स प्रिंसिपल का एक्चुअल डेफिनेशन है। तो मैं अभी उसको देखिए दूसरी तरह समझा रहा हूँ। अगर आप t वर्सेस x ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मिनिमा आ रहा है, सबसे नीचे आ गए, तो अपने आसपास के रास्तों से जो टाइम होगा वो कम होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, मतलब अपने आसपास के रास्तों से जो टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, और ये कांस्टेंट है, मतलब अपने आसपास के रास्तों के बराबर होगा। तो लाइट वो रास्ता चुनेगी जिस रास्ते से जो उसको टाइम लग रहा है, वो टाइम अपने आसपास के बिल्कुल नज़दीकी रास्तों से, बिल्कुल अपने नज़दीकी रास्तों के मुकाबले वो टाइम या तो ज़्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा। इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीमम कहते हैं। अब आप बहुत सारी बुक्स में पढ़ोगे, वो लिखते हैं कि अपने आसपास के रास्तों से कम होगा, तो कहते हैं जो टाइम होगा वो मिनिमम होगा, बहुत सी बुक्स में लिखा है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है, उससे भी बेहतर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टाइम होगा वो एक्सट्रीमम होगा, वो अपने आसपास के रास्तों से या तो ज़्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा। ये देखा गया अभी तक, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। और फिजिक्स हमारी किस पे चलती है, ऑब्जर्वेशन पे चलती है। इस केस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन के केस में ये जो टाइम होता है वो अपने आसपास के रास्तों से कम होता है, मतलब मिनिमा होता है। इस केस में मिनिमा कैसे पता चलेगा, सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा है। रिफ्लेक्शन के केस में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन के केस में ये जो टाइम होगा वो अपने आसपास के रास्तों के मुकाबले कम होगा। मतलब यहाँ पे हैं आप, यहाँ पे मिनिमा है, नीचे आ गए सबसे,
तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए तो टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है, मतलब dt बाई डी एक्स 0 होगा। स्लोप क्या होगा? dt बाई डी एक्स। जब यहाँ पे y होता है, यहाँ पे x होता है, तो स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। इसमें यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, तो स्लोप होगा dt बाई डी एक्स। तो dt बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। मतलब लाइट ऐसे जाएगी कि आसपास के रास्तों के मुकाबले, इसके आसपास के रास्तों के मुकाबले, बिल्कुल बगल बगल के रास्तों के मुकाबले जो टाइम लग रहा है उसके मुकाबले इस रास्ते से जो लाइट जा रही है वो टाइम मिनिमम होगा। तो जो एक्चुअली जो लाइट रास्ता पकड़ेगी वो इस प्रकार का रास्ता पकड़ेगी कि आसपास के रास्तों के मुकाबले वो टाइम मिनिमम हो। तो यानी कि इसको हमें मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है मतलब मिनिमा लाना है। मिनिमा लाने के लिए dt बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। तो हम क्या करना चाहते हैं? dt बाई डी एक्स को 0 करना चाहते हैं। फंक्शन आपके सामने है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। टाइम का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करोगे? c तो कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड है, इसे बाहर ले लिया तो ऐसे रहेगा। मतलब या तो इसको ऐसे लिख लो, d बाई डी एक्स ऑफ t। t ये है, t को ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन सी ये हो गया। इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हो, एडिशन का रूल लगाते हुए। ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो। अब क्या बचा? डी बाई डी एक्स ऑफ दिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये कैंसिल हो गया, ये आएगा। फिर बचा ये, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। c कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब क्या बचा? d बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। उस माइनस को इधर ले जाते हैं, इसके साथ क्लब करते हैं तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। ये dt बाई डी एक्स आया। और मिनिमा होने के लिए इसको 0 कर देते हैं। इसको इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, इक्वल टू 0 कर दिया। उसके बाद c से मल्टीप्लाई कर दो, c से मल्टीप्लाई कर दो, ये c कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 था। इसको उधर भेजो तो ये हो जाएगा इक्वल टू डी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट डी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आया। अब इसको आप देखिए जरा नीचे, इस फैक्टर को देखिए, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एंगल अगर आई होगा तो ये भी आई होगा। देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अब इस ट्राइंगल में देखिए, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन आई।
तो ये चीज जो होगी दैट विल बी साइन आई। ये अगर आर है तो सामने वाला ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये भी आर होगा। तो ये वाली ये जो चीज लिखी है डी माइनस एक्स अपॉन दिस, मतलब डी माइनस, इस ट्राइंगल में देखिए डी माइनस एक्स अपॉन दिस लेंथ, तो इस ट्राइंगल में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन आर। साइन आई इक्वल टू साइन आर आ गया, मतलब आई इक्वल टू, ऑब्वियसली आई इक्वल टू आर हो गया। तो मतलब कमाल हो गया कि फर्मेट्स प्रिंसिपल से हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। हेल्प ली हमने कैलकुलस की, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लिया, और आज आपको एक नई चीज भी पता चली, दैट इज फर्मेट्स प्रिंसिपल, दैट इज वन ऑफ द वेरी प्रोफाउंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।